एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो यहाँ पे आपको एनक्लेक्स बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड एंड इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जैसे कि BFUHS के एग्ज़ाम में आते हैं। और आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि BFUHS के एग्ज़ाम में हमेशा एनक्लेक्स बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। सो काफ़ी बच्चे मेरे को ऐसे पूछते हैं, मैम डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब, देखो जो आपको वन लाइनर देते हैं, जैसे कोई डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया, ये ऐसे क्वेश्चंस वन लाइनर डायरेक्ट होते हैं, वो नहीं आते, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड, तुम्हारी स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हो तुम्हें देखने को मिलते हैं BFUHS में। सो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि रोज़ 3 बजे यहीं पे वीडियो आती है BFUHS के एग्जाम्स के लिए। एंड अगर किसी को ऐसे ही क्वेश्चंस का PDF चाहिए जिसमें MCQs ऐसे ही हैं, एनक्लेक्स बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, आंसर और रैशनल साथ में लिखे हैं, तो वो मेरे से बाय कर सकता है। ओनली इन 199 रुपीज़ गोल्डन की पॉइंटर्स बाय कर सकते हो आप, जो कि हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से उठा के बना रखे हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस 99 में ओनली आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इन दोनों को साथ में बाय करते हैं, PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स, तो 249 में आपको ये पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको BFUHS के इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे, जिनमें से 2 से 3 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आते हैं, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स 2। सो बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, वहाँ से आके आप मेरे से बाय कर सकते हैं, और वहाँ से निकाल के आप उन्हें फोटो स्टेट करवा लीजिए, कहीं भी फॉरवर्ड करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हु हैड एन ओपन हार्ट सर्जरी इज being transported to the ICU for post-operative recover from anesthesia. The nurse in the ICU is assessing the client's level of consciousness. When asked, the client can give his name but is not sure about where he is or the time of the day. What should the nurse do? तो एक क्लाइंट है, ओपन हार्ट, उसकी सर्जरी हुई है, अभी अभी उसे ICU में शिफ्ट किया है और वो रिकवर कर रहा है एनेस्थीसिया से, ठीक है। तो नर्स जो है ICU की असेस कर रही है क्लाइंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो आस्क करती है नर्स कि अपने नेम के बारे में बताओ। सो बट वो अपना नेम, क्लाइंट जो है अपना नेम बता देता है, बट वो कहाँ पे है और क्या टाइम हुआ है उसके बारे में अवेयर नहीं होता। तो नर्स क्या करेगी, नोटिफाई करेगी फिजिशियन को, रब द क्लाइंट स्टर्नम टू अराउज द क्लाइंट, इनकरेज द क्लाइंट वाइफ्स टू ओरिएंट द क्लाइंट, टेल द क्लाइंट वेयर ही इज द टाइम एंड डे। सो देखो, अगर वो रिकवर कर रहा है तो ऑब्वियसली जो नर्स है उसका जो ये बनता है कि वो उसको टाइम एंड उसकी प्लेस के बारे में बताए। उससे क्या पता चलेगा, अगर वो उस चीज़ को जान जाएगा तो उसका मतलब उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक है, बिकॉज वो अपना नाम तो बता रहा है बट टाइम एंड प्लेस का नहीं बता रहा, ऑब्वियसली, क्योंकि आफ्टर एनेस्थीसिया उसे नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे है। सो हम उसको ये बताएंगे, इट इज़ नॉट एन वेरी एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो ये चीज़ है नॉर्मल, इसलिए हम उसको अवेयर करते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिकवर कर रहा है अभी एनेस्थीसिया से, वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हुआ है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। Next, which of the following symptom might indicate that a client was developing tetany after subtotal thyroidectomy? So अगर किसी की subtotal thyroidectomy होती है, उसके साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स भी अगर निकल गए हैं, तो ऐसा कौन सा साइन है जो इंडिकेट करेगा कि उसको टेटने हो रहा है? Pain in the joints of the hand and feet, tingling in the fingers, bleeding on the back of the dressing, tension on the suture line. So जो उसकी फिंगर्स हैं उसमें उसको कैसे देखने को मिलेगा, उसकी जो टिंगलिंग सेंसेशन अगर उसकी फिंगर्स में देखने को मिल रही है इन ऑप्शन में से, सो इट इज़ अ साइन ऑफ टेटने, कि थायराइड निकालते टाइम उसके पैराथायराइड हार्मोन्स भी निकल चुके हैं, जिसकी वजह से उसे टेटने हो रहा है। और इस टाइम हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से अगर ये साइन दिखेगा तो हम असेस कर लेंगे कि पेशेंट अब इस चीज़ के साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है। Next है, which of the following medication should be available to provide emergency treatment if client develop tetany after subtotal thyroidectomy? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे होनी चाहिए जब किसी पेशेंट को टेटनी होता है आफ्टर द सबटोटल थायरोइडेक्टमी। अगर किसी के थायराइड टोटली रिमूव की गई है और उसके बाद उसको टेटने डेवलप होता है, तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमारे पास होना चाहिए? सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एक्टोथियोपिएट, आइडोडाइड, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सो हमारे पास होना चाहिए कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम का लेवल जो है बॉडी में डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पे हमें है फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन इमरजेंसी में पेशेंट को देना पड़ता है जब उसको टेटने डेवलप होता है आफ्टर दिस सर्जरी। सो ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था डायरेक्टली BFUHS के प्रीवियस एग्जाम में। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज रिसीविंग एन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोस इन अ नॉर्मल स्लाइन रनिंग 125 ml per hour. When hanging a new bag of fluid, the nurse notes swelling and hardness at the infusion site. The nurse should first. तो एक क्लाइंट है, उसका आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है 5% डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन में, और कितने रेट पे, 125 ml पर आवर. तो जब वो न्यू बैग लगा रही है फ्लूइड का, तो देख रही है कि जो इंसर्शन साइड है उसकी हार्डनेस और स्वेलिंग हो रखी है पेशेंट की. तो नर्स क्या करेगी, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, अप्लाई अ वार्म सोक टू द साइड, स्टॉप द फ्लो ऑफ सोल्यूशन टेम्पररी, इरिगेट द नीडल विद द नॉर्मल स्लाइन. सो क्या करना होता है, अगर ऐसा सिम्टम्स हो रहा है, स्वेलिंग एंड हार्डनेस फील हो रही है, सो देयर इज अ चांस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन के लिए हम क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, बिकॉज जहाँ इन्फ्यूजन को जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है, वो आसपास जा रहा है, दैट्स वाई वहाँ पे एंड हार्डनेस देखने को मिल रही है इन्फ्यूजन साइड पे. तो सबसे पहले एक्शन होगा जो नर्स का, दैट इज डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन. बाकी सारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट हैज अ यूरिथ्रल कैथेटर इन प्लेस आफ्टर रीनल सर्जरी. अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर केयर ऑफ द यूरिथ्रल कैथेटर वुड बी, अगर एक पेशेंट के यूरिथ्रल कैथेटर डाला है आफ्टर अ रीनल सर्जरी, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा उसका केयर करने का. इरिगेट द कैथेटर विद 30 ml of normal saline every 8 hourly. Ensure that the catheter is draining freely. Clamp the catheter every 2 hours for 30 minutes. Ensure that the catheter drains at least 30 ml per hour. सो क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो कैथेटर है वो प्रॉपरली फ्रीली ड्रेन हो रहा है. ऐसा क्यों, क्योंकि अभी उसकी रीनल सर्जरी हुई है. बाई चांस अगर यूरिथ्रल कैथेटर जो है ड्रेन नहीं हो रहा फ्रीली, इट मीन्स वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिन क्या करेगा, वहीं पे रिटेन करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. तो सबसे पहले क्या करना होता है, केयर में देखना, इंश्योर करना होता है कि जो ड्रेन आउट है वो प्रॉपरली हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही, कुछ फंस तो नहीं रहा, और प्रॉपरली प्लेस्ड है, कुछ और दिक्कत तो नहीं है जो कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है. सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उन पीडीएफ्स के एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे विद आंसर एंड रैशनल. ऐसे ही आपको रैशनल देखने को मिलेंगे. आप मेरे से बाय कर सकते हैं विद गोल्डन पॉइंटर्स ओनली इन 249 रुपीज़, ठीक है. बट अगर आपको सेपरेट लेने हैं तो वो जो पीडीएफ ऑफ एमसीक्यूज है 199 के, और गोल्डन पॉइंटर्स 99 रुपीज़ के हैं. साथ में आपको 249 में मिल रहे हैं. 249 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरे सेल्फ मेड नोट्स भी मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी बीएफयूएचएस की तैयारी के लिए. और जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मैम पेपर कब होगा, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन मोस्ट प्रॉबेबली, क्योंकि 15-20 दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन आता है पेपर का. तो थोड़ा वेट कर लो, ठीक है. अगर आपको, मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है, अगर आपको टाइम मिल रहा है, आप अपनी अच्छे से जी जान एक कर दो, ठीक है. सो अपनी तैयारी करो, पेपर जब होना होगा तब हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लेने के लिए आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, आप मेरे से बाय कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिवेंटिंग द डेवलपिंग ऑफ पैरालिटिक इलनेस इन द क्लाइंट हु हैज़ अंडरगॉन रीनल सर्जरी. तो अगर किसी को पैरालिटिक इलनेस होने की डेवलपमेंट, किसी को पैरालिटिक इलनेस जो है हो सकता है, जो कि अभी अभी रीनल सर्जरी से अभी आया है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या रहेगी कि उसको पैरालिटिक इलनेस ना हो. इनकरेज द क्लाइंट टू एम्बुलेट एवरी 2 to 4 आवर्ली. ऑफर 3 to 4 hours ऑफ अ कार्बोनेटेड बेवरेजेस पेरियोडिकली. इनकरेज यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर. कंटिन्यू आईवी फ्लूइड थेरेपी. सो सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन क्या रहती है कि उस पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे क्लाइंट टू एम्बुलेट एवरी 2 to 4 आवर्ली इन डे. तो इससे क्या होगा कि उसको जो प्रिवेंट हो जाएगा, जो कि पैरालिटिक इलनेस होने का खतरा, जो कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर अ रीनल सर्जरी हो से, ठीक है. अगर तुम उसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस दोगे तो क्या होगा, उसका जो पेरिस्टालसिस है वो इंक्रीज होता है इसमें, तो हम उसको बेवरेजेस नहीं देंगे. सोल्ट सॉफ्टनर कुछ नहीं करेंगे, आईवी फ्लूइड भी कुछ नहीं करेंगे, बट एम्बुलेशन से उसको कुछ इतनी दिक्कत नहीं होगी और कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ प्रायोरिटी आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ मल्टीपैरस क्लाइंट हु रिसीव्ड एन एपिड्यूरल एनेस्थेटिक. सो एनेस्थीजिया. सो अगर इसमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोस जो है वो प्रॉपर रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा, अगर कोई मल्टीपैरस क्लाइंट है, उसने अभी अभी एपिड्यूरल एनेस्थीजिया लिया है. सो हमारे पास जो डायग्नोसिस हैं वो है ऑप्शन में पेन रिलेटेड टू एपिजियोटमी एंड एग्जॉस्टेड पुशिंग एफर्ट्स, एंग्जाइटी रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मूव लेग्स एंड टोज, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एपिड्यूरल एनेस्थीजिया, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड रिलेटेड टू लेबर प्रोसेस एंड इंटरवेनस फ्लूइड. सो देखो, दैट इज रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एपिड्यूरल एनेस्थीजिया. क्यों ऐसा, बिकॉज उस टाइम पेशेंट का जो कंट्रोल है वो नहीं होता, जिसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है. सो दिस इज अ
प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज कि पेशेंट की इंजरी को प्रिवेंट करना, बिकॉज पेशेंट इस टाइम एनेस्थीसिया में होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में होता है, उसको कंट्रोल नहीं होता, ऑब्वियसली हमें उसी इंजरी से प्रिवेंट करना पड़ेगा। सो इन सब में से जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज रहेगा दैट इज रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट एज अ कॉमन फाइंडिंग फॉर अ मल्टीपैरस क्लाइंट डिलीवरिंग अ वायबल न्यूनेट एट 41 वीक ऑफ गेस्टेशन विद द एड ऑफ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर। सो अगर किसी पेशेंट है कोई मल्टीपैरस, तो उसकी डिलीवरी हुई है अभी अभी बच्चे की 41 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में, किससे हुई है? वैक्यूम एक्सट्रैक्टर से। सो कौन सा ऐसा एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है जो कि देखने को मिलेगी बच्चे में? कैपुट सक्सिडेनियम, स्फेलोहेमेटोमा, मैटरनल लैक्रेशन या फिर न्यूनेटल इंट्राक्रेनियल हैमरेज। सो उस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? कैपुट सक्सिडेनियम। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हेमेटोमा बन जाता है, ठीक है, क्लॉट बन जाता है, बट वो अपने ये दोनों चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। जस्ट बिकॉज क्यों होती है ये? जब कहीं फोर हेड पे न्यूनेट के जो हेड है सॉरी उसके ऊपर कभी प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ये हो जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। एक में सूचर लाइन से आगे चले जा, सूचर लाइन के अंदर चले जाता है, एक में सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। मैटरनल लैक्रेलेशन तो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम एक्सट्रैक्टर जो है वो बेबी पे देखने को मिलेगा, कॉमन फाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद न्यूनेटल इंट्राक्रेनियल हैमरेज नहीं, ये नहीं देखने को मिलेगा। हमें इन दोनों में से कोई एक चीज़ देखने को मिलती है, कैपुट सक्सिडेनियम एंड स्फेलोहेमेटोमा। स्फेलोहेमेटोमा भी देखने को मिलता है बट इसकी जो रेशो है दैट इज 70:30। 70 रेशो में हमें कैपुट सक्सिडेनियम देखने को मिलता है। लिख लेना कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की या न्यूनेट में देखने को मिलती है दैट इज कैपुट सक्सिडेनियम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उन पीडीएफ्स में मिलेंगे, आप मेरे से बाय कर सकते हैं कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक लेके। और देखो क्वेश्चंस मैं इसलिए कम कराती हूँ ताकि मेरा ये रहता है कि जब आप एक एमसीक्यू कर रहे हो किसी टॉपिक के रिलेटेड, वीडियो को वहीं पॉज करो, उस टॉपिक को एक बार पढ़ लो, ठीक है। फिर सेकंड हमने टॉपिक किया, उसको टॉपिक को एक बार एमसीक्यू अपना सॉल्व करके उस वीडियो को पॉज करो और अपना टॉपिक क्लियर कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसी दिन आपके 3-4 जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे। और जिन्होंने मेरे से नोट्स ले रखे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि वो साथ ही में नोट्स खोलें अपने, वहाँ से पढ़ें ईजी लैंग्वेज में और अपना एमसीक्यू सॉल्व करें। इससे क्या होगा आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होती है। सो ट्राई करा करो कि ऐसे, और जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं वो ज़रूर उन चीज़ का फ़ायदा उठाओ। सो दूसरा, अगर किसी को बाय करना है तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ले सकता है। एंड पेपर के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, देखो अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मोस्ट प्रॉबेबली 20 से 15 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको पता चल जाता है कि पेपर कब होना है। सो अपनी जो तैयारी है मेरे हिसाब से आप अपनी तैयारी पे जोर लगाओ, ये अच्छा लगाने के। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो डू वर्क हार्ड मोर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय।